हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एसेंसर में। और दोस्तों, आपके बीच में लेके आए हैं जो पिछला टॉपिक चला था हम लोग बिलियन का, उस बिलियन का अगला पार्ट आपके बीच में आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी दोस्तों। और इसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिमांक क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, और हिमांक में ऑर्नमेंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, विथ ग्राफ देखेंगे, ग्राफी निरूपण देखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। बिल्कुल आपका जो डाउट्स है क्वथनांक और हिमांक में किस प्रकार से डिफरेंस है और हिमांक को किस प्रकार से हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उसको बहुत ही इजी तरीके से हम लोग ग्राफ से समझेंगे दोस्तों। और थर्ड जो है हम लोग समझेंगे इसमें राउल्ट्स का नियम हिमांक पे किस प्रकार से, हिमांक पे ऑर्नमेंट पे किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। और राउल्ट्स का नियम जो है क्वथनांक में ऑर्नमेंट पे कुछ उसको हम लोग न्यूमेरिकली भी समझने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स उस पर फॉर्म होते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हम लोग का, आज बहुत मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में आज। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। इसको शुरू करने से पहले टॉपिक को कुछ बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे हम लोग को हिमांक के बारे में और हिमांक में ऑर्नमेंट के बारे में और क्यों ऑर्नमेंट होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग पीछे वाष्पदाब पढ़ चुके हैं दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोग ने वाष्पदाब को डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, उस वाष्पदाब की हेल्प से ही हम लोग क्वथनांक को भी डिफाइन किए थे और आज हिमांक को भी डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, हिमांक का मतलब हो गया कि हिमीकरण है ना, जिस ताप पे किसी द्रव का है ना, किसी पदार्थ का हिमीकरण हो जाए, वो ठोस अवस्था बदल जाए, वही क्या उसका हिमांक है। ये तो परिभाषा उसकी है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डिफिनेशन की बात करते हैं आप, तो कहते हैं कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाए, है ना, वह टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड के, है ना, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, उसका वाष्पदाब है, वह उस लिक्विड के ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाए, तो उसको लोग बोलते हैं हिमांक। ठीक दोस्तों, कोई द्रव जिस ताप पे ठोस बदलता है हिमांक होता है, या फिर जिस किसी द्रव का वाष्पदाब जिस ताप पे उसके ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर होता है, उसे कहते हैं हिमांक। ठीक है, ये डिफिनेशन आप ध्यान रखेंगे और उसी के बेस पे लोग समझने जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये आपका ठोस पदार्थ कोई है, ये क्या है, उसी का ये द्रव फॉर्म है। जो ठोस लिया था हम लोगों ने, उसी का ये क्या है, द्रव है, उसी को लोग द्रव विलायक कह लेते हैं, या फिर ठोस पदार्थ जो है उसी को द्रव फॉर्म में चेंज किया। तो जानते हो दोस्तों, आपका जो ठोस होता है, ठीक है, ठोस का जो वाष्पदाब होता है ना, ठोस का जो वाष्पदाब होता है बहुत कम होता है किसके, उसकी द्रव अवस्था से। उसकी जो द्रव अवस्था है उसके वाष्पदाब से क्या होता है, बहुत ही कम होता है दोस्तों। ठोस का वाष्पदाब कम होता है और द्रव का वाष्पदाब क्या होता है, अधिक होता है। रीजन आप अच्छे से जानते हो दोस्तों। ठोस अवस्था में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास हैं, उनके बीच में ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। जो लिक्विड है उनके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, थोड़ा दूर दूर है, उनके बीच में क्या है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे वो आपको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अधिक वाष्प बननी शुरू हो जाएगी, लेकिन इसकी वाष्प क्या है, कम बनेगी, वाष्पदाब क्या होगा, कम होगा। तो आपका ठोस का वाष्पदाब बहुत कम होता है और द्रव अवस्था के वाष्पदाब के तुलना में। ठीक है, द्रव अवस्था की जो वाष्पदाब होती है उससे ठोस का वाष्पदाब कम होता है। तो आइए देखते हैं, अगर हम किसी द्रव को ठोस बनाना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, द्रव के जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं उनको पास पास कर देंगे। द्रव के मॉलिक्यूल्स को पास पास कर दिया जाएगा दोस्तों, तो क्या होंगे, ठोस अवस्था बदलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम द्रव का टेम्परेचर क्या करें, कम करें, द्रव का टेम्परेचर कम करें, और ठोस का टेम्परेचर हम लोग जब बढ़ाना शुरू करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, थोड़ा थोड़ा दूर होंगे। तो एक स्टेट ऐसी आएगी कि आपका जो द्रव अवस्था थी वो धीमे धीमे क्या है, ठोस अवस्था में आ जाएगी, और जो ठोस अवस्था थी वो धीमे धीमे क्या है, द्रव अवस्था में चली जाएगी। और जो ये ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी हम लोग को, जहाँ पे हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि जो लिया गया पदार्थ है वो द्रव में है कि ठोस में है, वो दोनों का मिक्स फॉर्म होगा दोस्तों। जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, संक्रमण अवस्था होती है, वहाँ पे द्रव और ठोस दोनों का क्या है, ट्रांजिशन स्टेट होता है। वहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ठोस अवस्था है कि द्रव अवस्था है। तो वही जो स्टेट है दोस्तों, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। वह टेम्परेचर जब आपकी द्रव अवस्था क्या है, ठोस अवस्था में बदलनी शुरू होती है, वह ताप जिस पर किसी कोई द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदलनी शुरू होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़,
हिमांक बोलते हैं उस द्रव का। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखिए यहाँ पे समझिए, इस ग्राफ से समझिए। एक ग्राफ छोटा सा मैंने यहाँ बाहर बनाया हुआ है, अभी इस ग्राफ को भी समझेंगे हम लोग, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, इस ठोस का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, इस ठोस का टेम्परेचर क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, और इस द्रव का टेम्परेचर क्या है, घटाया जा रहा है। जब द्रव का टेम्परेचर कम करेंगे आप तो वह ठोस की ओर अग्रसर होगा। जैसे जैसे हम द्रव का टेम्परेचर कम करेंगे वो ठोस की जाएगा, और ठोस का टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो द्रव की तरफ जाएगा। और एक स्टेट, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्टेट आ गई, एक अवस्था ऐसी आ गई कि वहाँ पे क्या है, आपका ठोस और द्रव दोनों क्या है, मिक्स है। इसी को बोलते हो आप संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हो आप इसको, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हो दोस्तों, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट जिस टेम्परेचर पे आई है दोस्तों, उसी टेम्परेचर को बोलते हो क्या चीज़, हिमांक। क्या बोलोगे इसको, हिमांक। ये जो टेम्परेचर मिला हम लोग को, ये TF जो मिला हम लोग को, वही क्या हो गया, हिमांक। ग्राफ से समझिएगा, बिल्कुल ईजी है। द्रव का टेम्परेचर कम किया, ठोस का टेम्परेचर बढ़ाया, एक अवस्था ऐसी आई जहाँ पे हमारा जो पदार्थ है दोनों मिक्स हो गए, ठोस और द्रव दोनों अवस्था है। समझ में नहीं आ रहा है कि ठोस है कि द्रव है, न ही प्योरली वो ठोस सॉलिड होगा, न ही प्योरली वो लिक्विड होगा। वही स्टेट क्या होगी, संक्रमण अवस्था होगी, और जिस टेम्परेचर पे आएगी वही होगा उसका हिमांक। ये है परिभाषा आपकी, ठीक है, टेम्परेचर बेस्ड। ठीक है, अभी इसको हम लोग प्रेशर बेस्ड समझना है, तो आइए इस ग्राफ में चलते हैं। इस ग्राफ में देखिए परिभाषा क्या बोला आपने, कि वह टेम्परेचर जिस पर किसी द्रव की वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम लोग हिमांक। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिमांक। तो आइए देखिए यहाँ पे पहले ग्राफ से समझिएगा, बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी ग्राफ है। इसको देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, वाष्प अवस्था। जो पदार्थ है उसकी क्या है, वो वाष्प अवस्था है। यहाँ पे देखिए क्वथनांक, कहो सर ये तो हिमांक पढ़ा रहे हैं, क्वथनांक कहाँ से इसमें आ गया। बस आपको समझाने के लिए, बिल्कुल ईजी करने के लिए इसको, ये क्वथनांक है। इस टेम्परेचर पर जो होगा आपका द्रव अवस्था है ना, देखो यहाँ पे वाष्प अवस्था भी है और द्रव अवस्था भी है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, एक संक्रमण अवस्था है। तो यहाँ पे वाष्प है और द्रव है, लेकिन हमें तो सॉलिड स्टेट चाहिए हम लोग को। ठीक है, इसके आगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसके आगे देखो, इधर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ेगा। तो जैसे जैसे वाष्प बनेगी उसकी, तो वाष्प दाब बढ़ेगा। देखो दोस्तों, ग्राफ क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, वाष्प क्या हो रही है, बढ़ रही है, वाष्प दाब बढ़ रहा है। ग्राफ आपका राइट साइड में भी ट्रेवल कर रहा है, तो यानी कि टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वाष्प दाब बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसका टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं तो वाष्प अवस्था से क्या है, धीमे धीमे क्या हो, द्रव अवस्था में आना शुरू हो जा रहा है। और ये द्रव अवस्था में आ करके दोस्तों और टेम्परेचर डाउन किया हम लोगों ने, उसका वाष्प दाब कम होता गया। और इस पॉइंट पे देखो दोस्तों, हम लोग को एक ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है। ठीक है, टेम्परेचर क्या उस समय लिया गया है, T0, और आपका जो वाष्प दाब कितना है, P0। तो इस स्टेट पे दोस्तों क्या हो रहा है, हमें ठोस और द्रव दोनों अवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं, और जिस टेम्परेचर पे मिल रही है वही हो गया किसका, ये हो गया उसका हिमांक। क्या हो गया, हिमांक हो गया दोस्तों। तो ये आपका जो टेम्परेचर T0 है वही क्या है, आपका हिमांक है। ये टेम्परेचर T0 क्या है, हिमांक है। और जैसे दोस्तों अभी बताया मैंने कि ठोस का जो वाष्प दाब होता है बहुत ही कम होता है, तो जैसे ये ठोस अवस्था में बदल जाता है, ठोस अवस्था हिमांक मिल जाता है, हम टेम्परेचर को थोड़ा सा भी डाउन करेंगे तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, तेजी से डाउन होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, लेकिन वाष्प दाब क्या है, बहुत तेजी से कम हो रहा है। ठीक दोस्तों, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से क्या है, यहाँ तक क्या है, इधर आपका ठोस अवस्था, पदार्थ क्या है, बिल्कुल ठोस अवस्था में। बी पॉइंट पे ठोस भी है, द्रव भी है, लेकिन बी से ए की तरफ जब आप बढ़ रहे हो तो प्योरली सॉलिड है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ दिखा रहा है वो क्या है, ठोस अवस्था की को दिखा रहा है। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है किसकी, जो विलायक है, जो वाष्पशील विलायक है आपका, शुद्ध विलायक जो है उसका ग्राफ है दोस्तों। जैसे ही हमने उस विलायक में कोई अवाष्पशील है ना, अवाष्पशील कोई विलेय मिला दिया इसके अंदर, ठीक है, हम लोग का क्या बन गया, विलयन। तो विलयन का भी तो कोई क्वथनांक होगा, क्वथनांक से ऊपर वो क्या होगा, वाष्प अवस्था में होगा। और क्वथनांक से जब नीचे टेम्परेचर को कम करेंगे, तो क्वथनांक से नीचे क्या होगा, द्रव अवस्था में आना शुरू हो जाएगा। और धीमे धीमे और टेम्परेचर कम करते जाएं तो क्या होगा, वो ठोस अवस्था में आता चला जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपका शुद्ध विलायक था तो उसका जो है प्रेशर क्या है, अधिक है, और जो आपका विलयन है उसका प्रेशर क्या है, वाष्प दाब क्या है, कम है।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने उसको अविलेय मिला दिया, जैसे ही हमने क्या किया, अवाष्पशील विलेय मिलाया, उसकी वाष्प दाब क्या हो गई, कम हो गई। इसका डिटेल वीडियो बनाया है पीछे हमने कि किसी अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाने, वाष्पशील विलायक में मिलाने पर वाष्प दाब में कमी क्यों आती है। ठीक है, तो आप अच्छे से उसको समझ रहे हैं आप कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो उसके वाष्प दाब में क्या होता है, अवनमन होता है दोस्तों। तो इसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम। देखिए ग्राफ इसका क्या है, नीचे है, ग्राफ क्या है, ऊपर है। ठीक है, यहाँ से द्रव अवस्था में ये है, इसका द्रव अवस्था में ये, तो वाष्प दाब क्या इसका कम है ना। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे तो आपका देखिए एक पॉइंट यहाँ पे डी पॉइंट मिला हम लोग को। डी पॉइंट पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ईजी है। डी पॉइंट पे क्या हो रहा है, डी पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है, T0 है। ठीक है, और जो शुद्ध विलायक था उसका भी टेम्परेचर क्या है, T0 ही है। डी पॉइंट पे आपका जो विलयन है उसका भी टेम्परेचर T0 है। इसके पैरेलल देखें हम लोग तो आपका जो विलायक था उसका भी टेम्परेचर क्या था, T0 था। लेकिन दोस्तों T0 टेम्परेचर पे जो विलायक का प्रेशर है P0 है, और T0 टेम्परेचर पे जो विलयन है उसका प्रेशर कितना है, P3 दिखाया गया यहाँ पे, कितना है, P3 है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये P0 क्या है, ऊपर है, आप P3 क्या है, नीचे। P0 यहाँ पे है, P3 यहाँ पे है, तो P0 क्या है, एक अधिक है कि नहीं, बिल्कुल। तो P0 इज ग्रेटर देन P3 एट T0। T0 टेम्परेचर पे, T0 टेम्परेचर पे जो आपका विलायक का हिमांक था उस टेम्परेचर पे विलायक का वाष्प दाब अधिक है और जो विलयन है उसका वाष्प दाब क्या है, कम है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब कि ठोस का वाष्प दाब और यहाँ पे जो विलयन का, जो ठोस अवस्था का वाष्प दाब और विलयन अवस्था का जो वाष्प दाब है उसमें अभी डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं हुए हैं। जब तक दोनों को सेम नहीं करेंगे तब तक हमें ठोस और द्रव अवस्था का मिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग टेम्परेचर को देखो दोस्तों डी पॉइंट से और नीचे ले जा रहे हैं, टेम्परेचर को और कम कर रहे हैं। और जब ए पॉइंट पे जैसे ही पहुँचे, यहाँ पे आपका ठोस अवस्था का वाष्प दाब विलयन अवस्था के वाष्प दाब के क्या है, बराबर हो गया। ठोस अवस्था का वाष्प दाब क्या हो गया, विलयन अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो गया। और वहाँ पे टेम्परेचर देखा गया तो टेम्परेचर क्या आया, TF आया। इस टेम्परेचर को बोलेंगे हम लोग क्या, विलयन का हिमांक। ये क्या हो गया दोस्तों, विलयन का हिमांक है, विलयन का हिमांक हो गया, ये विलयन का हिमांक। ठीक है, ये क्या आपका दोस्तों, ये आपका है विलायक का, ये आपका है विलायक का हिमांक है, विलायक का हिमांक। तो आपके पास दो पॉइंट्स मिल गए, विलयन का हिमांक मिल गया और विलायक का हिमांक मिल गया। देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे ये आपका लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो T0 क्या है, ग्रेटर है, और TF क्या है, स्मॉल है। या और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको दिखाया गया डेल्टा TF से। तो ये जो डेल्टा TF है वो आपका T0 जो विलायक का हिमांक था उससे कितना कम है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि T0 इज ग्रेटर देन TF, T0 इज ग्रेटर देन TF। तो अगर हमें डेल्टा TF निकालना हो, डेल्टा TF क्या है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में क्या है दोस्तों, अवनमन है, हिमांक में अवनमन। डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, T0 माइनस TF, T0 माइनस TF। ध्यान दीजिएगा ये TF भी यूज कर सकते हो या फिर इसी को T0 माइनस TS भी कहते हो आप। क्यों, क्योंकि ये आपका सॉल्यूशन का क्या है, हिमांक है, सॉल्यूशन का हिमांक। ये किसका है, आपका जो सॉल्वेंट है उसका हिमांक हो गया। तो डेल्टा TF इक्वल टू आपका विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। ठीक है दोस्तों, तो ग्राफ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जब हम किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा दोस्तों तो आपका क्या होगा, उसका क्वथनांक तो बढ़ेगा बट उसका जो हिमांक है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा दोस्तों। इसी को बोलते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो हिमांक समझ गए आप लोग। ठीक दोस्तों, हिमांक समझ में आ गया। हिमांक क्या हो गया कि जिस ताप पे आपका जो है द्रव है ना, सिंपल लिखें इसको तो कह सकते हो द्रव का वाष्प दाब बराबर किसका, ठोस का वाष्प दाब, ठोस अवस्था का वाष्प दाब।
द्रव अवस्था का वाष्प दाब इक्वल टू ठोस अवस्था का वाष्प दाब। ठीक है, तो परिभाषा कुछ नहीं। अब देखिए इसको सिंपल हम इसको डिफाइन भी आपको कर देते हैं बिल्कुल 2 शब्दों में। बिल्कुल हिमांक क्या हो गया आपके हिसाब से, हिमांक क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए हिमांक का मतलब क्या हो गया कि द्रव अवस्था का वाष्प दाब बराबर ठोस अवस्था का वाष्प दाब। द्रव अवस्था का वाष्प दाब इक्वल टू ठोस अवस्था का वाष्प दाब। ठीक है, तो जिस ताप पे होगा, है ना, जिस ताप पे होगा वही ताप क्या होगा, हिमांक होगा। वही ताप क्या होगा, हिमांक होगा। ठीक है, अब हिमांक में अवनमन की बात कर लो शार्ट में। हिमांक में अवनमन का मतलब क्या होगा, हिमांक में अवनमन का मतलब क्या हो गया। ठीक है दोस्तों, हिमांक में अवनमन का मतलब कि जब विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे, अवाष्पशील विलेय मिलाया गया तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा। वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है ना। जब आपका विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है। और जब वाष्प दाब में अवनमन होता है तो उसके हिमांक में क्या होती है, कमी आती है। हिमांक में क्या आती है, कमी। उसी को बोलते हैं हिमांक में अवनमन। क्या बोलेंगे, हिमांक में अवनमन बोलेंगे, हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन क्या हो गया, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो अवाष्पशील विलेय मिलाने की वजह से उसके वाष्प दाब में कमी आएगी। वाष्प दाब में कमी आने के कारण उसके हिमांक में कमी आएगी, और जो कमी आती है हिमांक में उसी को बोलते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने क्या पढ़ लिया, हिमांक पढ़ लिया। ठीक है, और हिमांक में अवनमन पढ़ लिया। ठीक है, उसको ग्राफी रूप से आपने दिखा दिया, ग्राफी रूप से दिखाया दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल ग्राफ बनाया आपने। आइए अब उस पर हम लोग लगाते हैं राउल्ट्स का नियम। क्या लगाएंगे, राउल्ट्स का नियम। राउल्ट्स ने क्या कहा था कि जो आपके तनु विलायक या तनु विलयन होंगे, उसका जो वाष्प दाब में अवनमन होता है दोस्तों, वह क्या होता है कि उसके हिमांक में अवनमन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, हिमांक में जो अवनमन है उसके वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। ठीक है, राउल्ट्स का नियम क्या है, राउल्ट का नियम बिल्कुल ईजी है दोस्तों। हिमांक में अवनमन प्रोपोर्शनल टू वाष्प दाब में अवनमन। सिंपल सा, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, परिभाषा के रूप में बोल रहा होगा तो बोल सकते हो राउल्ट्स के अनुसार क्या है, किसी द्रव में जब उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में जो अवनमन है उसके वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। हिमांक में अवनमन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। यानी कि आप कह सकते हो सिंपल सा कि डेल्टा TF ये हो गया क्या, हिमांक में अवनमन। क्या हो गया, हिमांक में अवनमन प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे देखोगे तो उसके वाष्प दाब में अवनमन के तो P नॉट माइनस P। हिमांक में क्या हो गया, अवनमन, यानी कि अब हिमांक कम हुआ है पहले से तो P नॉट माइनस P हो जाएगा हिमांक में अवनमन। इसी को आप डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बोल सकते हो, डेल्टा P। और आप जब इसको हटाएंगे तो डेल्टा TF इक्वल टू कोई कांस्टेंट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा P। और आपने राउल्ट्स का नियम में ही पढ़ा था कि जो हिमांक में जो वाष्प दाब में अवनमन होता है वह उसकी मोललता के बराबर होता है। हिमांक में जो वाष्प दाब में जो अवनमन होता है उसकी मोललता के बराबर होता है। यानी कि डेल्टा P की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं क्या चीज़, यम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यम यूज कर सकते हैं। तो आपका डेल्टा TF इक्वल टू क्या बोल सकते हो, के यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो प्रपोर्शनल है यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे तो दोनों कांस्टेंट मिलाकर क्या बोल दिया, KF इंटू यम। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू यम। यम क्या है दोस्तों, यम क्या है, सिंपल सा मोललता। यम क्या है, मोललता है।
यम क्या है? मूललता, मूललता। अगर मूललता की बात करोगे यम इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? तो यम इक्वल टू क्या आपने पढ़ा हुआ है? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू, है ना, इंटू क्या होता है? 1000 अपान विलायक का भार। ये किसका वैल्यू है? यम की वैल्यू है। तो आप कह सकते हो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, ठीक है, स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम इंटू 1000 अपान कैपिटल डब्लू। ये आपका हो गया। यहाँ पे क्या है याद रखिएगा, इस सबको एक्सप्रेस कर दीजिए। के एफ क्या है? तो इसको बोलते हो मोलल, है ना, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल डब्लू क्या है? विलेय का भार है, विलेय का भार। और आपका स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार। कैपिटल डब्लू क्या है दोस्तों? कैपिटल डब्लू क्या है? विलायक का भार है, विलायक का भार है दोस्तों। ये आपके इसमें आई हुई क्वांटिटीज है, ठीक है। तो सिंपल आप बिल्कुल अब राउल्ट्स का नियम को शार्ट में बिल्कुल समझ चुके हो। जो राउल्ट्स का नियम है उसको शार्ट में आप बिल्कुल लिख रहे हो। तो क्या हो गया? टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू यम, ये हो गया फार्मूला, ठीक है। यम क्या है? मूललता। यम क्या है? मूललता हो गया, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में किया आपने चेंज करके, तो ये फार्मूला आपको अब मिल के आया हुआ है, ठीक है। क्या आया? टी एफ इक्वल टू के एफ, टी एफ इक्वल टू के एफ। यम की वैल्यू रखा आपने, यहाँ पे क्या हो गया? स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल यम 1000 अपान क्या हो जाएगा? कैपिटल डब्लू। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका राउल्ट्स का नियम हो गया। और इस राउल्ट्स के नियम पे अब हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को।